नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें हम आपको सीडीपी करा रहे हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। सीडीपी की जितनी भी क्लासेस है वो सारी की सारी क्लासेस आपको मिल रही है, और ये सारी की सारी क्लासेस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, पीवाईक्यू है, उससे कराई जा रही है। पेपर अगर आप कर लोगे, क्योंकि सीडीपी की खास बात है और सीटेट में तो खास ही बात है, लगभग 90% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सेम टू सेम एग्जिट एज इट इज एज वही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंजिंग आ जाती है, बाकी सारा का सारा पैटर्न आपका सेम रहता है। तो अगर आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट सीटेट को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका सीडीपी को माना गया है, क्योंकि ये यहाँ से आप अच्छे मार्क्स ले आते हो। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और ये 8/2/2023 9:30 बजे ये पेपर हुआ था, उसका ये पेपर है आपका। तो इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। मतलब एक समय विशिष्ट अवधि तक, समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? विकल्प हैं आपके सेंसिटिव, जोनल, टाइपिकल या नॉन रेस्पॉन्सिबल। देखिए, प्रतिक्रियात्मक, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। असामान्य की कोई बात ही नहीं होती है। क्षेत्रीय का यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। तो एक संवेदनशील अवस्था ये मानी जाती है, जिसमें पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करके बच्चे सीखते हैं। तो संवेदनशीलता एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर माना जाता है। तो सेंसिटिव यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट की बात करें तो ये किस पर निर्भर करता है? तो डेवलपमेंट के लिए अगर बात करें तो वुडवर्ड साहब, जो कि व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्टिक थे, उन्होंने बताया था कि जो डेवलपमेंट यानी कि विकास होता है, वो हेरिडिटरी और एनवायरमेंट यानी कि वातावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल होता है। विकास वातावरण और आनुवंशिकता की अंतःक्रिया से होता है। विकास वातावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल होता है। विकास वातावरण और आनुवंशिकता के संयोग से होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो विकास है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है? विकास वातावरण और आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर। यहाँ पर हेरिडिटरी देखोगे तो आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर तो निर्भर करता है। क्लियर? तो विकास की ये आनुवंशिक जो प्रवृत्ति है, इस पर ये प्रभाव प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं की बात की जाए, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए, तो ये आपके वातावरण को शो कर रहा है, ये आपके समाज को शो कर रहा है, ये आपकी सोसाइटी को शो कर रहा है। तो इन सारे सारे के पॉइंट जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं आपकी ई को रिप्रेजेंट कर देंगी। इसके बाद बात करें भौतिक वातावरण। जी हाँ, देखिए, वातावरण चाहे आपका कोई सा भी हो, भौतिक वातावरण का मतलब हो गया जो आपके सामने ये वातावरण दिख रहा है, ये जो अभी मेरे सामने जो भी एटमॉस्फेयर है, ये भौतिक वातावरण ही तो हुआ। तो भौतिक वातावरण भी क्या होगा, इस पर भी निर्भर करता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं या सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो होती है, एटमॉस्फेयर होता है, ये सारे के सारे प्रोसेस वातावरण का ही तो एक हिस्सा है, चाहे वातावरण कोई सा भी हो। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, इन तीनों की तीनों चीजों पर ये फॉलो करेगा, तीनों की तीनों पर डिपेंड होगा, तो निर्भर करेगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, और तीनों के तीनों सही किस में दे रखे हैं? फोर्थ वाले ऑप्शन में दे रखे हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट। हम आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, बड़े आराम से इनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? जीन पियाजे की बात करें तो इनकी एक बुक है,
द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो कि 1923 में लिखी गई थी, और इसमें इन्होंने जो बात की गई थी वो भाषा के बारे में बात की गई थी, भाषा के विचारों के बारे में बात की थी। अब यहाँ पर बात की है अध्यापक किस अवस्था में। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं आपको बताई थी। पहली होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको संवेदी गामक अवस्था है या इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। इंद्रिय गामक अवस्था जो होती है, संवेदी गामक अवस्था होती है, वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। क्लियर है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं 7 से 11 वर्ष की अवस्था बोलते हैं। और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसे हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, या फिर आप इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसके लिए एक वर्ड और आता है अमूर्त, और ये होती है 11 से 16 वर्ष की अवस्था। तो जो अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जो अवस्थाएं हैं वो 4 प्रकार की अवस्थाएं: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जिनके मैंने चारों के वर्ष बता दिया, ये आपसे पूछता है। संवेदी गामक अवस्था जो होती है, इसमें बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है, यानी कि सेंसेस का प्रयोग करके सीखता है। यहाँ पर 2 वर्ष का बच्चा क्या सीखेगा? सेंसेस का यूज, टच एंड फील करके ही चीजों को समझेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो यहाँ से बच्चा की जो उम्र होती है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। एक तरीके से यहाँ गैंग के रूप में पड़ जाता है बच्चा, गैंग एज भी इसको बोल देते हैं। तीसरी होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो इसके अंतर्गत बच्चे के अंदर संरक्षण की भावना पैदा हो जाती है, जिसे बोलते हैं हम कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन की स्थिति इसके अंदर आ जाती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के थ्रू सीख लेता है, यानी कि भावों के थ्रू सीख लेता है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर बात की गई है रैंकिंग यानी कि क्रमबद्धता, अरेंजमेंट की बात की गई है, तो अरेंजमेंट जो होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है बच्चे के अंतर्गत, यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा अरेंज करना सीख लेता है। कैसे? अब मान लीजिए कि आपकी प्रेयर लगी हुई है, सुबह सुबह स्कूल में बच्चे जाते हैं प्रेयर में। 7 से 11 वर्ष के बच्चे को आपको ये समझाने की बहुत ही ज्यादा कम जरूरत पड़ती है कि छोटा बच्चा पहले लगेगा, उससे बड़ा फिर बाद में लगेगा, उससे बड़ा बाद में लगेगा, उससे बड़ा बाद में लगेगा। ये जब प्रेयर सुबह सुबह होती है स्कूल के अंतर्गत, तो इस बच्चे को समझाने में बहुत मतलब इस बच्चे को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर यहाँ पर छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे को समझाने की जरूरत भी पड़ जाती है। तो यहाँ पर सॉरी, ये जो 7 से 11 वर्ष का अवस्था है, इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती 7 से 11 वर्ष के। लेकिन 7 वर्ष तक का बच्चा होता है तो उसको अरेंज करना पड़ता है कि बेटा तुम छोटे हो, सबसे पहले जाओ, तुम बाद में जाओ। तो अरेंजमेंट की भावना जो आ जाती है वो कहाँ पर आ जाती है? आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट। मेरी स्पीड थोड़ी तेज होगी, क्या करूं भाई, हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में जानना। क्लियर। व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम को किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? चलिए, तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत था वो था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 2 वर्ड को डिफाइन किया। एक वर्ड था एसिमिलेशन, और दूसरा वर्ड था एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इसको बोलते हैं आत्मसातकरण और इसे बोलते हैं समंजन। अब ये दोनों चीज होती क्या है, इनको समझ लीजिए। जो भी आपका पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, नए ज्ञान को जोड़ना।
आत्मसात्करण का मतलब होता है जो आपका पूर्व ज्ञान है उसमें आप नए ज्ञान को जोड़ रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी भी पॉइंट पर कोई कॉन्सेप्ट बना रखा है, ये होता है आपका पूर्व ज्ञान। अब आप उससे अगली स्टेज पर सीख रहे हैं, इसे बोलते हैं नया ज्ञान। जब आप पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके नए ज्ञान को सीखते हैं तो उसे बोलते हैं एसिमिलेशन, आत्मसात्करण। समंजन क्या होता है? जो आपका पूर्व ज्ञान है, पूर्व जो ज्ञान है आपका, आप उसमें परिवर्तन करके, क्या करके? परिवर्तन करके नए ज्ञान से जोड़ते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं, सीखते हैं, तो वहां पर उस स्थिति को बोलते हैं एकोमोडेशन। आत्मसात्करण एसिमिलेशन होता है पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। एकोमोडेशन समंजन होता है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान की ओर चलना, क्या कहलाता है? एकोमोडेशन। और इन दोनों में बैलेंस बनाने का काम करता है संतुलन, जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यही आपसे पूछा था, व्यक्ति आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? तो संतुलन यानी कि इक्विलिब्रेशन को प्राप्त करने का प्रयास करता है। असंतुलन की कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष बोधन की जरूरत नहीं है, भ्रम आप बच्चे के बीच में डालेंगे नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्वेश्चंस को देखिए, मैं कितने ऑपरेशन कर करके सिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चंस को, तो ऑपरेशन कर करके सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में आपको यहां नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल, ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको, केवल, क्योंकि यही आपके आंसर को डिफाइन कर देगा। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण से समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? यह आपको पूछा है। अब ऑप्शन है आपके संरक्षण, आत्म केंद्रीयता, प्रतिवर्ती चिंतन या वैज्ञानिक तार्किकता। बताइए क्या होगा? चाहे तो कंजर्वेशन होगा या ईगोसेंट्रिज्म होगा या रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन होगी या साइंटिफिक रीजनिंग होगा। यहां पर कौन सा पॉइंट आपका होगा? तो 6 वर्षीय लड़का है, कौन है? मनीष, जो दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से क्या करता है? देखता है। दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है, दूसरों के दृष्टिकोण को वो समझ नहीं पाता, उसके लिए वो असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? तो संरक्षण की भावना की बात करें तो संरक्षण की जो भावना होती है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। अब संरक्षण की अवस्था यानी कंजर्वेशन होता क्या है? एक बात बताइए, मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है आपका, इस बर्तन के अंतर्गत जो पानी है वो आपका 1 लीटर है। क्या है? 1 लीटर पानी है इस बर्तन के अंतर्गत। क्लियर सरकार? अब एक बात बताइए, यही मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया या ऐसे मान लीजिए ये छोटा बर्तन ले लिया, इससे बर्तन की जो हाइट थी वो बड़ी हो गई, अभी मैंने क्या की, विड्थ को उसको कम कर दिया। अब पानी आपको कहां तक दिखेगा? तो पानी आपको इस स्थिति तक दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? 1 लीटर वाटर इसके अंदर था और 1 ही लीटर वाटर इसके अंदर है, यानी कि वॉल्यूम आपका क्या है? दोनों के दोनों बर्तनों के अंदर वॉल्यूम सेम है। जब वॉल्यूम सेम है लेकिन देखने में किस में ज्यादा लग रहा है? इसमें लग रहा है, तो बच्चा क्या बोलेगा? मैं तो इस वाले को लूंगा भाई। अगर किसी बच्चे को जो मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से छोटा अवस्था है, मूल संक्रियात्मक अवस्था से छोटा अवस्था है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा मैं तो इस वाले बर्तन में पानी पीऊंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर वो उसे वॉल्यूम का कंसेप्ट पता होता तो वो किसी को भी ले लेता। क्लियर है कि नहीं? तो उसके अंदर कंजर्वेशन की भावना 7 वर्ष तक नहीं आती है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में कंजर्वेशन उसके अंतर्गत विकसित हो जाता है। तो संरक्षण की तो बात है ही नहीं यहाँ पर, वो और ही बात कर रहा है, दुनिया के बारे में समझ की बात कर रहा है, अनुभवों की बात कर रहा है, तो ये तो है ही नहीं। क्लियर? तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्म केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। हाँ, ये हो जाएगा आपका आत्म केंद्रिता, क्योंकि 6 वर्ष का लड़का है, 6 वर्ष के लड़के को अंदर क्या है? ईगोसेंट्रिज्म होगा, मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। अगर मान लीजिए आप क्या लाए, आइसक्रीम लेके आए घर में, और आइसक्रीम जब आप लेके आए तो वो बच्चा क्या बोलेगा? पूरी की पूरी आइसक्रीम मुझे चाहिए, मैं किसी को आधा भी नहीं दूंगा। 6 वर्ष के बच्चे के अंदर ये भावना होगी कि मुझे तो पूरा चाहिए, चाहे मेरा भाई को मिले या ना मिले, मेरी बहन को मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पूरी की पूरी आइसक्रीम चाहिए। यही तो उसके अंदर भावना होगी। तो 6 वर्ष का बच्चा इतना ही होता है, उसकी अनुभव
उसके जो दृष्टिकोण है वो इतना ही होगा, तो आत्मकेंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म की भावना उसके अंतर्गत उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती चिंतन। रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर 6 वर्ष के बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वैज्ञानिक तार्किकता, तार्किकता लॉजिकल रीजनिंग, साइंटिफिक रीजनिंग, आपको इतने 6 वर्ष के बच्चे के अंतर्गत इतनी तार्किकता आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लॉरेंस कोहेलबर्ग। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था? सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास के सिद्धांत की बात की थी लॉरेंस कोहेलबर्ग ने। इनके अनुसार क्या है, एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत क्या होगा? According to the Lawrence Kohlberg, an individual at law and order orientation of moral development will believe that। चलिए भाई बताइए। तो ये होगा, देखिए ऑप्शन क्या है, कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। क्या आप कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का जो यूज करेंगे दूसरे व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। ठीक, तो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए जब भी कोई कार्य किया जाए, ये मान लीजिए आपके आंसर को गलत कर देगा। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनती है। देखिए जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका समाज है, जो आपका एनवायरमेंटल है, वो आपका क्या बनता है, फैसिलिटेट होता है किससे? लॉ एंड ऑर्डर से। हमें उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। अभी आपसे बोला जाए कि हेलमेट पहनना चाहिए कि नहीं, हेलमेट, हमें हेलमेट लगा के ही राइडिंग करनी चाहिए, बाइक पे चलना चाहिए। तो ये क्या है, ये कानून है, नियम भी है कि हेलमेट लगा के ही आप रोड पे चलिए। तो ये क्या है, अगर आप ऐसा करते हैं तो सामाजिक जो प्रणाली है वो बनी रहेगी। अगर आप नहीं चलेंगे तो समाज के दूसरे लोग आपको देखकर प्रेरित हो सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। कहीं अपने चक्कर में दूसरों की जान और न गवा दें, वो भी लॉ एंड ऑर्डर को क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। फिर तो आपको भी और आपके साथ जो भी है उन सबको क्या करना चाहिए, फिर हेलमेट पहनना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। तो काफी अच्छा है, जब भी ये वर्ड दिखता है सुगम, फैसिलिटेट दिख जाए, ये मान लीजिए आपके आंसर को सही करता है। नेक्स्ट है, कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। कभी भी आप किसी को प्रसन्न करने के लिए, दंड से बचने के लिए, किसी को खुश करने के लिए आप नहीं करते लॉ एंड ऑर्डर का यूज। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए भाई, इसकी भी कोई कंडीशन थोड़ी है कि सुबह ही करना चाहिए, रात को ही करना चाहिए, दिन में ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अगर मान लीजिए वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करें तो फिर तो हम क्राइम कर देंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए मुझे 100 रुपए की जरूरत है और 100 रुपए मेरे को ना मिले तो इसका मतलब मैं क्राइम कर दूंगा, चोरी कर लूंगा। तो हमें किसी को खुश करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। टाइम देख लो भाई, लाइट ना चली जाए कहीं, हवा निकल जाएगी हमारी। 5 बजे का टाइम है लाइट का, 10 मिनट। चलिए फास्ट करते हैं अब। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया था? लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने समाज के बारे में सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और ये किसके थ्रू दिया गया था? लेव वाइगोत्स्की के अंतर्गत दिया गया था। नैतिक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञानिक वेगीय सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आ गया ना भाई, सही हो गया। लगाव अलगाव से तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा दिख गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस करता है। जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति को एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है
तो उसमें लेब-वेगोस्की के अनुसार इस स्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अनदेखा करना चाहिए। कभी भी टीचर स्टूडेंट को, छात्र को अनदेखा नहीं करेगा। गलत हो गया, वैसे हटा दो इसको। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। ये बात तो ठीक है। महसूस कर रहा है चुनौती को महसूस कर रहा है, इसका मतलब उसे संकेत या इशारे की जरूरत है। सही है। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर उसका खुद का विचार कहाँ लग पाएगा इसके अंदर? वो अपनी थिंकिंग का यूज, चिंतन का यूज कहाँ कर पाएगा? ऐसा भी नहीं हो पाएगा। सवाल को हल न कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित, कभी भी आप टीचर क्या करेगा? स्टूडेंट को कभी भी दंडित नहीं करेगा, क्योंकि ये एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की जो बात की गई है, इसके अंदर इसको वर्जित किया गया है। और आरटीई एक्ट 2000 जो 10 है, जो लागू हुआ था, आरटीई 2009 वाला जो लागू हुआ था, 2010 में हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, इसकी जो धारा नंबर 17 है, इसके अंदर साफ साफ बोला गया है कि आप बच्चों का शोषण नहीं कर सकते, उसको दंड नहीं दे सकते, भय पैदा नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा? एक शोषण माना जाएगा, तो ये भी गलत है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? संकेत इशारे देने चाहिए। अगर आप संकेत और इशारे दे रहे हैं, इसको बोलते हैं पाढ़। क्या बोलते हैं? पाढ़, यानी कि ढांचा बोलते हैं इसको, ठीक। और इसी को बोलते हैं आप स्कीमा। क्या बोलेंगे? स्कीमा कहते हैं। क्लियर है? तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित करना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा की बात करें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, तो ये किसने दी थी? ये पहला प्रश्न है, जॉन डीवी के थ्रू दिया गया था। प्रगतिशील शिक्षा की बात की गई थी। एक प्रगतिशील शिक्षा है, उसमें विद्यार्थियों को किसकी ओर केंद्रित करना चाहिए? तो ये हमारी एनईपी 2020 का भी क्वेश्चन बनता है। एनईपी 2020, ये पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया था, और ये करता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, सीसीई। एक होता है कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, सीसीई, और एक होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये बाल केंद्र शिक्षा की ओर, शिक्षार्थी केंद्र शिक्षा की ओर करता है। अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर कभी भी आप रैंकिंग नहीं करेंगे, सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, लेवलिंग नहीं करेंगे, पृथक्कीकरण नहीं करेंगे, इस प्रकार की भावनाओं या प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। कभी भी कंपटीशन तो कभी नहीं करेंगे टीचर स्टूडेंट्स के बीच में। जितना हो सके उतना कंटस्थीकरण, रोट मेमोराइजेशन को आप कभी फॉलो नहीं करेंगे। मूर्त पुरस्कार और ट्रॉफी जीतने की ओर सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन करना। एक्टिवली पार्टिसिपेट, अगर स्टूडेंट होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा, सक्रिय भागीदारी निभाएगा, तो वो क्या करेगा? ज्ञान का अर्जन कर पाएगा, ज्ञान का सर्जन कर पाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आंसर ना होता तो फिर ऑप्शन, अगर ये ना होता तो फिर ये होता आपका। चलिए नेक्स्ट है, हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि के सिद्धांत में हॉवर्ड गार्डनर ने कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धियों को बताया था। 8 प्रकार की जो बुद्धियां बताई थी, उसमें स्थानिक बुद्धि थी, मैथमेटिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस थी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस थी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस थी, लॉजिकल थिंकिंग रीजनेबल इंटेलिजेंस थी, बाकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस थी। तो 8 प्रकार की कुल मिलाकर बुद्धियों की बात की थी हॉवर्ड गार्डनर ने, बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत दिया था। इसमें से कौन सी शामिल नहीं है? नॉट पूछा है आपको, ये याद रखना है। तो देखिए, भाषाई लैंग्वेज, भाषा की तो बात इन्होंने की है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की है, स्थानिक बुद्धि की बात की है, संगीत बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की भी बात की है, लैंग्वेज वाला थोड़ा सा, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्यों भाई? जो बात नहीं की है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज की बात की है, स्थानिक की बात की है, संगीत में तो तीसरी होती है। तो इन सब की बात की है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात इन्होंने नहीं की है। चलिए, असर्शन हो गया, बताइए। असर्शन और रीजन, अभिकथन और कारण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, एनईपी 2020, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एनईपी 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि मदर टंग के अंदर एजुकेशन दी जानी चाहिए। 5वीं तक का अगर बच्चा है तो उसे किसमें 5वीं तक का बच्चा है तो उसे किसमें शिक्षा दी जानी चाहिए? उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अब ये बात की गई है 5th क्लास तक के स्टूडेंट को, तो ये तो बात ठीक है। मदर टंग में आप बच्चों को क्या दीजिए? मदर टंग के अंदर आप क्या दीजिए बच्चों को?
शिक्षा दीजिए। और ये एनसीएफ में भी बोला गया है, एनईपी में भी बोला है। छोटे बच्चों को अपनी मातृभाषा के सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं व समझते हैं। दोनों ही बात सही है, पहली भी सही है, दूसरी भी सही है। दूसरी में मातृभाषा के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि पहली को ये फॉलो करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिताओं, जेंडर स्टेरियोटाइप्स को किस प्रकार निपटना चाहिए। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइप से किस प्रकार निपटना चाहिए। तो जेंडर रूढ़िवादिता होती है, उसको कैसे खत्म कर सकता है टीचर क्लासरूम के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन से देख लेते हैं। विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को अगर टीचर ही बढ़ावा देने लग गया तो घटाएगा कौन। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो कि रूढ़िवादों को चुनौती दें। देखिए, रूढ़िवादिता को आप चुनौती दे रहे हो, स्टेरियोटाइप्स को चुनौती दे रहे हो, तो इसका मतलब आपको जीवन, वास्तविक जीवन से, अपने एटमॉस्फेयर से, अपने समाज से, सोसाइटी से आपको क्या देने पड़ेंगे, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे उससे रिलेटेड। तो बात सही है ये। विद्यार्थियों को एक समान जेंडर आधारित समूह बनाना चाहिए। लेबलिंग नहीं कर सकते, बच्चों को बांट नहीं सकते। कक्षा में जेंडर अधिगम मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, नहीं तो उनके अंदर जेंडर के प्रति जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। मल्टी लैंग्वेज मल्टी कल्चरल क्लासरूम के अंतर्गत बच्चों को, टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए, केवल गलत, इसी से गलत हो गए, आगे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, ना जीना केवल उनको ही क्यों। केवल सुविधा वंचित समूह के सभी को। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए, सकारात्मक प्रस्तुति की बात करो, नकारात्मक की नहीं। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का संपन्न करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। सभी की भावनाओं का, सभी के संस्कृतियों का सम्मान हमें करना चाहिए, जो कि सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध या समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रियाओं के दौरान किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, बताइए। जब आकलन विद्यार्थियों के कौशल संबंधी बोध, समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असतत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। देखिए, असतत मूल्यांकन आप नहीं करते, डिसकंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस एवेल्युएशन की बात नहीं है, और एसए यानी कि समेटिव असेसमेंट आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या किया जाता है, समझ पर आधारित है, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि ये ईयरली बेस्ड होता है। अगर यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट होता तो काफी बात अच्छी होती। अधिगम का आकलन, जो भी आपने सीखा है आप उसका आकलन कर रहे हो। अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट सीख रहा है ड्यूरिंग द स्टडी, उसका अगर सेल्फ एवेल्युएशन हो रहा है, ड्यूरिंग द स्टडी उसका एवेल्युएशन हो रहा है, तो वहां पर आप एक अच्छा आकलन, बेहतर आकलन माना जाता है, जिसे हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के 15 सवाल मैंने आपको करा दिए। पर डे में आपको 15 क्वेश्चन कराता हूँ पेपर से इस वजह से कराता हूँ कि पेपर के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में, एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। लैंग्वेज का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैं जो आपको डिफाइन करके बताता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, उसके आधार पर आप इनको क्या कर लोगे, सीख जाओगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बाकी देख लीजिएगा, और अगर आपको ठीक लगे तो कर लीजिएगा, ना लगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी तो आप जानते ही हैं, सब कुछ क्लास लेते रहिएगा, उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तू क्या कर रहा है भाई। ओम नमः शिवाय।